फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल S2 मैथमेटिक्स। इस पर हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले TGT एग्ज़ाम्स को लेके। अभी आपको जैसा पता है कि UP TGT अनाउंस हो चुका है और साथ ही साथ NVS TGT भी अनाउंस हो गया है। अगर आप चाहें तो NVS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे TGT मैथमेटिक्स की कुछ 50 अराउंड वैकेंसीज़ हैं, तो आप जाके देख लीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए। हम हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं, हमारे UP TGT और NVS TGT के जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक क्रैश कोर्स है जिसको हमने 50 डेज़ में डिवाइड किया। हमारे जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं TGT मैथमेटिक्स में, हमने उसको कवर किया है सिर्फ और सिर्फ 50 डेज़ में। और आने वाले हर डे पे एक नया वीडियो आता जाएगा नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा प्लान पूरा देखना है 50 डेज़ में हम कौन कौन से डे पे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से पूरा प्लान देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से डेज़ पे हम कौन सा टॉपिक करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जितना अच्छे से रिलेशन और फंक्शन समझ में आएगा उतना अच्छे से आप जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसको कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से शायद ही थोड़े बहुत आते हैं, दो एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना होता है। बट जो इसका मेजर पोर्शन है, जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, वो हमारे दूसरे चैप्टर्स में आता है। तो ये जो चैप्टर है वो हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जो कि बेस्ड है रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। मैं इसको कम्प्लीटली डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज मैं इस टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ हमारे सेट वाले लेक्चर में। अगर आपने सेट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा ये लेक्चर, जिसमें मैंने सेट पूरी तरीके से कम्प्लीटली पढ़ाया है। जो भी सारे टॉपिक्स हैं मैंने कवर किए हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी हमने वहाँ पे कवर किया। आप देख सकते हैं, अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट ऐसे करते हैं और निकाल कैसे सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर A, B बनाने से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट का निकाल सकते हैं ना। कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी पिछले ही लेक्चर में, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन होता है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि रिलेशन होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। हम पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, एक बार अपना रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा हमारा पेपर जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझा देता हूँ आपको कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं A और B, ठीक है। तो A के जो एलिमेंट्स हैं वो A, B और C है, और B के एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई एक ऐसा रूल या रिलेशन डिफाइन कर सकें फ्रॉम A टू B, जिससे जो एलिमेंट्स हैं सेट A के वो B से रिलेटेड हो जाएं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, हमारा रिलेशन बोलते हैं ना। तो लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then relation R from A to B is a subset of A cross B, ठीक है। A cross B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि कोई हम रूल डिफाइन कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से A इज रिलेटेड टू 1, B इज रिलेटेड टू 2 एंड C इज रिलेटेड टू 3, है ना। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पे एक रूल पर्टिकुलर डिफाइन कर रखा है, जिससे ये जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है, B से रिलेटेड है ना। तो इस जो रूल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोला जाता है। और जो रिलेशन है दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट फर्स्ट वाला जो है वो कैपिटल A से आएगा, लाइक 1, और B एलिमेंट B सेट में वो कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A, 1, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप ढेर सारे बना सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है सारे रिलेटेड हो एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो A इज़ रिलेटेड टू 1 बट A इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, सबका ही ऑर्डर्ड पेयर आता है, बट रिलेशन में सबका ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता है ना। दैट्स वाई दे हैव रिटन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और अगर मुझे दिखाना है कि कोई एक एलिमेंट है A, वो रिलेटेड है किससे, 1 से, तो मैं उसको कैसे डिनोट कर दूंगा, AR1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनोट हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो नेक्स्ट है आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है और आपके रेंज क्या होती है, ठीक है। तो जो सेट A है, ठीक है, जहाँ से हम रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसके एलिमेंट से हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू A सच दैट A
कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट ए का बी से रिलेटेड है तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, डोमेन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, जो हमारा बी सेट है, बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए से रिलेटेड हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो, रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का बी एलिमेंट रहेगा वो आर में रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स, जो हमारा सेट ए है, जो एलिमेंट रिलेशन में हैं उसको हम डोमेन कहेंगे, और बी के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इफ n of a equals to p, n of b equals to q। अब ये n of a एंड n of b क्या है, ये हमारे कार्डिनल नंबर हैं। हम कार्डिनल नंबर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में कितने हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 टू द पावर p q, ठीक है। इसको आप समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास a सेट है और b सेट है, इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हाउ मेनी रिलेशन यू कैन एस्टैब्लिश फ्रॉम ए टू बी, वो हम कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर पी क्यू, ठीक है। इस पे बेस सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे बोला जा सकता है कि एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन आप कितने स्टैब्लिश कर सकते हो, तो आप कैसे बता दोगे, 2 to the power 4 multiplied by 5, that will be 2 to the power 20, ठीक है। तो this will be the total number of relation that you can establish from A to B, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ईजी है, ठीक है। अगर रिलेशन थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो फंक्शन तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। आप यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन देख सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के लिए आप देखिए, पहला हमारा टाइप कैसा है, पहला टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं, आपको ध्यान से बस ये समझना है, जो भी हमारा रिलेशन आर है, ठीक है, अगर R is said to be reflexive if and only if A, A belongs to R for all A belongs to A, ठीक है। अब इसको बात समझिए, क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट A है, वो खुद से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, वो खुद से रिलेटेड है, या आप ऐसा बोल सकते हो ये जो रिलेशन है उसका एक सबसेट क्या है, A, A है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या बोला जा रहा है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी है और सेम रिलेशन में बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। क्या है, सेम रिलेशन में अगर बी इज रिलेटेड टू ए है तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपसे दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कैन आई राइट एल पैरेलल टू एम, हाँ, क्योंकि मैंने तो अभी बोला कि एल किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है। तो बस मुझे ये बताओ कि वेदर दिस इम्प्लाइज एम इज ऑल्सो पैरेलल टू एल, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ ऑब्वियसली होगा। अगर एल एम के पैरेलल है तो एम भी तो एल के पैरेलल होगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, एल का रिलेशन एम से था और एम का रिलेशन एल से है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, दोनों साइड से हैं। Now the next and the third is ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन सेम सिमेट्रिक रिलेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, एल और एम, ठीक है। और अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं एक और लाइन बना देता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है। अब ये तीन पैरेलल लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। फर्स्ट चीज़ आप मुझे ये बताओ, L इज़ पैरेलल टू M, हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देन M इज़ पैरेलल टू N, हाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ वेदर L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट, बस मुझे ये बता दो, है ना। ऑब्वियसली होगा, अगर दो लाइन हैं जो कि आपस में पैरेलल है, L और M, और M और N भी पैरेलल है, तो N लाइन जो है वो L के भी तो पैरेलल होगी ही, है ना। तो ये एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R,
देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई लाइन एल थी, एल एम से रिलेटेड है, ठीक है, और हमने क्या बोला, एम एन से रिलेटेड है, तो एल भी एम से एन से रिलेटेड होगा। ठीक है, सिंपल सा रखेंगे अपन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और लिखा कैसे जा सकता है, दैट इज ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी, और यू कैन से ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ रिलेशंस हो गए। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे आने वाली चीज़ें होंगी हमारी। और कई बार आ जाता है कि आपको बताना होता है कि वेदर द रिलेशन, कोई भी आपको एक रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लेंगे कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विलेंस रिलेशन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो इक्विलेंस रिलेशन होता है वो हमें क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिससे हम किसी भी रिलेशन को इक्विलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, फिर हम इक्विलेंस रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई ए है ना, हम इसको डिनोट कर रहे हैं आई ए से, आप किसी और से भी कर सकते हो। देन ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है समहाउ, कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, अगर वो खुद से ही रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज आर इज सेट टू बी एन इक्विलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इक्विलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अच्छे से, समझ लो क्या चीज़ है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा रिलेशन होता है, मैं मान लीजिए आर, एक आर डैश बना लेते हैं। ठीक है, तो आर डैश अगर एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने क्या बोली थी कंडीशन, ए शुड बी रिलेटेड टू ए, यानी कोई एक अगर एलिमेंट है तो वो क्या होना चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा मैं बोल रहा हूँ आपसे कि वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, दैट इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, है ना। अगर कोई एक एलिमेंट ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और तीसरी क्या बात हो गई, तीसरा हमारा कैसा रिलेशन हो गया, हमारा रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था, ए बी से रिलेटेड है, पहली चीज़, बी सी से रिलेटेड है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। ठीक है, ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड, तो ए भी बी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हमने रिलेशन पढ़े थे, और अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम क्या बोलते हैं, वो जो रिलेशन है वो कैसा होगा, इक्विलेंस रिलेशन होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन हमारा जो भी रिलेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इज इट ओके? ठीक है, सिंपल है। और बस आपको बस याद रखना है कि 3 कंडीशन होनी चाहिए। 3 कंडीशन कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बहुत सिंपल से एग्जांपल रख सकते हो पैरेलल लाइंस का। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी पैरेलल लाइंस पर एग्जांपल लिया था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइन है तो आप उसको इक्विलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर आपको रिलेशन समझ में आया तो इनवर्स रिलेशन भी इजी है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, समझो, ये एलिमेंट, ये सेट ए है, ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी और सी। देखो, एक कोई सा रिलेशन है जो कि किसमें स्टैब्लिश हो रहा है, 1 से 2, 1 से ए, 2 से बी एंड 3 से भी बी। ठीक है, तो एक कोई सा ऐसा रिलेशन है जिसमें हम क्या बना सकते हैं, 1 कॉमा ए, ये रिलेटेड है आपस में, देन 2 कॉमा बी, देन 3 कॉमा बी अगेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन के सबसेट्स हो गए। ठीक है, ये रिलेशन हमने एक बना लिया जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, अब मुझे बस इतना बताओ, बी सेट है और ए सेट है, अब मैं रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन करता हूँ, बी से लेके ए। ठीक है, तो ए बी एंड सी, 1 2 एंड 3, ए 1 से रिलेटेड और बी 2 से रिलेटेड और सी भी 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या एक कोई सा भी ऐसा रिलेशन हो सकता है
जिसको मैं नाम दे दूँ आर इनवर्स, ठीक है, बी नहीं, यहाँ पे हमें बी को 3 से रिलेटेड करना है, बी को 3 से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई एक ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स को ए से रिलेट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट केस में आप देखो हम क्या कर रहे थे, ए से रिलेशन बी में स्टैब्लिश कर रहे थे। सेकेंड में आप देख सकते हो, सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, बी से रिलेशन ए में स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है रिलेशन। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, इफ R is a relation from set A to B, then इनवर्स ऑफ R या बोल लो या R इनवर्स बोल लो, सेम चीज़ है, डिनोटेड बाय R to the power -1 ऐसा लिखा जाता है ना, is defined by R inverse equals to B comma A such that A comma B belongs to R, ठीक है। clearly A B belongs to R implies and implied by B comma A belongs to R inverse, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज अ इक्वलेंस रिलेशन ऑन द सेट, ठीक है। कोई आर है और कोई एस, दो टाइप के रिलेशन है, ठीक है। दोनों रिलेशन कैसे हैं, इक्वलेंस रिलेशन है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो भी वो कैसा होगा, इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, इक्वलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट चीज़ वो बोल रहा है द यूनियन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरी एन इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आर और एस दोनों कैसे हैं, इक्वलेंस रिलेशन है, और इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, यूनियन निकाल रहा हूँ, तो क्या वो यूनियन कंफर्म हमेशा इक्वलेंस रिलेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अ इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। if R is an equivalence relation on set A, then R inverse is also equivalence relation, ठीक है। कोई आपके पास R relation है जो कि आप बोल रहे हो क्या है, equivalence relation है, तो R inverse भी कैसा होगा, equivalence ही relation होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ A is related to B, ठीक है, A का रिलेशन B के साथ है, और वो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, कैसे डिनोट कर रहा हूँ, R से, और B का रिलेशन C से है, किससे रिलेशन है, वो S से, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोल दिया, समझ लो ध्यान से, कि लेट R and S be two relation फ्रॉम सेट A to B, ठीक है। R कोई रिलेशन है A से B, और S कोई दूसरा रिलेशन है B से C, देन वी कैन डिफाइन अ रिलेशन S ऑफ R फ्रॉम A to C। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा रिलेशन बना सकते हो S ऑफ R, कहाँ से कहाँ तक, A से C में वो रिलेशन आप स्टैब्लिश कर सकते हो, S ऑफ R आप लिख लोगे, ठीक है, सच दैट A comma C belongs to S of R, there exists B belongs to B such that A belongs to B equals to R belongs to R and B comma C belongs to S. The relation is called composition of S, ठीक है। अब देखो ये तो डेफिनेशन फॉर्मल वर्ड्स में दी हुई है, सिंपल ये रखना है आपने कहा ना, कि अगर आपके पास सेट A है, सेट B है, सेट C है, और A से B में कोई रिलेशन R डिफाइन है, B से C में रिलेशन S डिफाइन है, तो जो रिलेशन बनेगा A से C उसको आप कैसे लिख सकते हो, S ऑफ R लिख सकते हो, ठीक है। अब इस पे बेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी पढ़ेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए, पर अगर आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन समझ में आता है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई रिलेशन की। अब हम बात करेंगे हमारे फंक्शंस की, फंक्शंस क्या होते हैं और मैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं A B, देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, समझ लो, पर डेफिनेशन के अलावा भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम अपन सेम सेट ले रहे हैं ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, दो हमारे पास सेट हैं ए एंड बी जो कि कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं, देन अ रूल एफ विच एसोसिएट ईच एक्स ऑफ ए टू अ यूनिक मेंबर वाई belongs to B is called a function from A to B and it is denoted by f such that A to B, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम A to B। अब ध्यान से बात समझना कि रिलेशन में क्या होता है, हमें बस रूल देना होता है, हमें कोई एक मेथड देना होता है जिससे हम सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं सेट बी से हम रिलेट कर लें, ठीक है, सिंपल रखना। बट फंक्शन में क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब हम वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। अब क्या कंडीशंस हैं, वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक मेंबर से आपको रिलेट करना है। देखो ए का रिलेशन मैंने 1 से बना दिया, बी का रिलेशन मैंने 2 से बना दिया, और सी का रिलेशन मैंने 2 से वापस बना दिया। अब ध्यान से देखोगे
तो पहली चीज कंप्लीट हो रही है क्या? पहली चीज उसने बोला ईच एलिमेंट ऑफ एक्स सॉरी ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक रिलेशन विथ वाई इन बी, ठीक है। तो सारे एलिमेंट ए के रिलेटेड हैं क्या? हाँ हैं। देखो ए भी रिलेट कर रहा है, बी भी रिलेट कर रहा है, सी भी रिलेट कर रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यूनिक होना चाहिए। अगर बी का रिलेशन 2 से है तो बी का रिलेशन 3 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो यूनिकली रिलेटेड है, दिस इज अ फंक्शन। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। अब देखो सेम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ए, चलिए एक सेकंड, इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं, ठीक है। पिछला वाला एग्जांपल तो क्या था? रिलेशन था, हाँ फंक्शन था, हाँ। अब देखो ए का रिलेशन 1 से है, ए का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से है। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो कारण है। पहली चीज, ए का रिलेशन कैसा है? यूनिक है क्या? नहीं है। ए 1 से भी रिलेट कर रहा है और ए 2 से भी रिलेट कर रहा है, तो ये यूनिक रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फंक्शन होगा क्या? नहीं है। नेक्स्ट चीज, हर एक एलिमेंट सेट ए में से क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। क्या बी का कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई ऐसा रूल दिख रहा है आपको जिससे कि वो बी से रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो क्या ये भी फंक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो ये बात समझो। इसको हम एक छोटे से इजी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे याद रखें कोई चीज़। तो देखो सिंपल रखो। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का। याद करने का क्या? इस सेट को समझो, ये क्या है? सन है, ठीक है। और इस सेट को समझो, ये क्या है? फादर है। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से केसेस सही होंगे, कौन कौन से केसेस गलत होंगे। पहला केस गलत है ऑब्वियसली। देखो एक सन है, उसके दो फादर हो सकते हैं क्या? बायोलॉजिकल वे में नहीं हो सकते है ना, दो फादर उसके हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो फंक्शन गलत ही है। अब देखो एक कोई ऐसा सन हो सकता है जिसके कोई फादर ही नहीं है ना। देखो वो केस अलग है जब फादर डेथ हो चुकी है, बट वैसे तो फादर हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कोई बच्चा बिना बाप के कैसे ही पैदा हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रूल्स जो है हमारे उसको चेंज करने की कोशिश करूँ, देखो मैं रूल सारे चेंज कर देता हूँ, फिर अपन देखेंगे कि वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। A is related to 1, B is related to 1, C is related to 3। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? हमें अगर चेक करना होगा तो सिंपल सन और फादर का रिलेशनशिप समझो। C इज रिलेटेड टू 3, ठीक है। C का कोई फादर है, B का कोई फादर है 1, A का कोई फादर है 1। हो सकता है भाई एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं A और B, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो फंक्शन सही है। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट 2 छूट जा रहा है ना। 2 का कोई भी सन नहीं है, अपन ऐसा समझ सकते हैं कि 2 एक ऐसा फादर है जिसका कोई भी सन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऑब्वियसली हो सकता है। कोई एक फादर है जिसका सन है ही नहीं, एक आदमी है जिसकी जस्ट मैरिज हुई, उसका बच्चा अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कोई भी सन है ही नहीं। तो अगर आप ये सन फादर और बेटे बाप का रिलेशनशिप याद रखोगे तो ईजिली फंक्शन समझ जाओगे, है ना। आपको क्या करना है, बस पहला जो सेट है जिससे हम रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसको सन समझ लो और दूसरे को फादर समझ लो। अब इसमें बीच में रिलेशन बना के देख लो कि अगर कोई चीज़ सही है तो वो फंक्शन होगा, अगर गलत है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ें से याद रखना, जो भी सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के साथ, और दूसरी चीज़ कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो नाउ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। ये जो सेट ए है इसको आप क्या बोल सकते हो? आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डोमेन, ठीक है। साथ ही सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये जो बी सेट है उसको आप क्या बोल रहे हो? कोडोमेन कह रहे हो। अब कोडोमेन और रेंज अलग चीज़ है, याद रखना। कोडोमेन और रेंज अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखना। द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन ए इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इमेजेस बोलते हैं। कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है, ठीक है। अब ध्यान से समझो रेंज क्या चीज़ होती है। द सेट कंसिस्टिंग ऑल एफ इमेज। अगर ये जो बी सेट था, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? आप मुझे बता सकते हो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास बी सेट में एलिमेंट हैं। तो इस सेट को तो आपने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया कोडोमेन बोल दिया। बट रेंज क्या चीज़ होती है? रेंज क्या चीज़ होती है? रेंज उन्होंने ये बोला, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए कॉल्ड रेंज, ठीक है।
रेंज क्या होगा, वो सारे एलिमेंट पी के जो कि रिलेशन में हैं, जो कि ए से रिलेटेड हैं। तो कौन कौन से, 1, 2। ठीक है, अब चीज़ समझ में आ गई होगी रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस। रेंज क्या होगी, वो सारे एलिमेंट जो कि रिलेटेड हैं, और बी डोमेन, कोडोमेन क्या होगा, वो पूरा 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 सेट होगा। ठीक है, आई थिंक दिस वॉज ईजी। फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर ये चीज़ याद करने के लिए आप समझ सकते हो तो ईजिली बाप बेटे का रिलेशनशिप समझो, ईजिली समझ में आएगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कभी, आपको कोई रिलेशन दिया है, पूछ लिया जाए कि वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, तो आप ऐसे बता सकते हो। चलो कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लो। अ रिलेशन विल बी फंक्शन इफ नो टू इंस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं 1, 2, 2, 4, 1, 3। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। अब आपको पूछ लिया गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर कोई फंक्शन बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे, तो क्या बोला गया है, इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या होना चाहिए, कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे है ना, 1 यहाँ पे सेम है ना। ठीक है, तो इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, इसलिए क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या रिलेशन फंक्शन बन रहा होगा, क्या नहीं बन रहा होगा ना। तो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ रिलेशन, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। ये चीज़ याद रखो, क्या बोल रहा है, हर एक रिलेशन फंक्शन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हर एक फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन होगा ही होगा। Next, the number of function from a finite set A into finite set B is nb to the power n of a। ठीक है, इसको समझो, कार्डिनल नंबर की बात हो रही है। मैं यहाँ पे सब पेश कर देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई सेट A है और B है, इनके बीच में आप क्या कर रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, A से B के बीच में फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, और n ऑफ A यानी कार्डिनल नंबर A का क्या है, लेट्स अज्यूम P। ठीक है, और जो कार्डिनल नंबर B का है वो क्या है, Q है। ठीक है, तो हाउ मैनी फंक्शंस यू कैन स्टैब्लिश फ्रॉम A टू B, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, Q टू द पावर P। ठीक है, याद रखना, ये क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस यू कैन मेक आउट ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये इजी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ना, Q टू द पावर M जो है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ था 2010 NVS PGT में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको सेट का कार्डिनलिटी P और दूसरे सेट की कार्डिनलिटी Q दिया हुआ था, और नंबर ऑफ फंक्शन बताने थे ये कितने एस्टैब्लिश हो सकते हैं, तो Q टू द पावर P है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे हमने रिलेशन पढ़े थे तो उसी के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन रिलेशंस पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, आप मेथड्स देख सकते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं वो फंक्शंस को, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फंक्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ 1 1 फंक्शन, और इसी को क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, 1 1 फंक्शन की क्या खास बात है, देखो, if be a function from A to B, that is f function A to B, then f is said to be 1 1 function or injective function if different element of A have different images of B। अब देखो, ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें तुम देख सकते हो, इस एग्जांपल में देखो तो A1 का रिलेशन किससे है, B2 से, A2 का रिलेशन किससे है, B1 से, A3 का रिलेशन B4 से, A4 का B3 से ना। तो क्या है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट रिलेशन है आर सेट से। ठीक है, तो इमेजेस डिफरेंट है। अगर मैं लिख दूँ ABC और 1 और 2 लिख दूँ, है ना, A को रिलेशन 1 से है, B की इमेज भी 2 है और C की इमेज भी 2 है, तो क्या ये 1 1 होगा, नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन है बट 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो B और C इनका क्या है, एक ही इमेज है, सेम इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है, जो कि 2 है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। अब मेथड्स क्या हो सकते हैं, मेथड आप देख लो, फंक्शन में अगर f of x इक्वल्स टू f of y है और ये आपको दे रहा है x इक्वल्स टू y, देन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, अ फंक्शन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ no line parallel to x axis meets the graph of function
एट मोर देन वन पॉइंट। अगर ग्राफ की बात करें है ना, अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो क्या है, अ फंक्शन इज वन वन इफ एंड ओनली इफ नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट। ठीक है भाई, कोई ग्राफ है ऐसे होके वापस चला गया तो ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बस हमें ये चीज़ें याद रखनी है। या तो ये ऐसे बन जाए, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा है ना, आपको क्या दे रहा है, ये तो सेम लाइन सेम पॉइंट्स के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा होगा है ना। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये नहीं दे रहे होंगे। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो, इस फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन बना लो, यहाँ से पास हो रही है, तो ये कैसा होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक डिफरेंट वैल्यू एक्स के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई मिल रही होगी। ठीक है, चलो, तो ये तो ग्राफ की बात हो गई। तो वन वन ईजी है ना, वन वन में क्या है, आपको हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, next the number of one function that can be defined from set A into finite set B is this thing। ठीक है, अभी हमने पहले बात करी थी क्या, कि अगर कोई कार्डिनलिटी है सेट A की P और कार्डिनलिटी है सेट B की Q, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन यू कैन मेक इज q टू द पावर p। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यू कैन मेक q टू द पावर p। अब क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आप कितने बना सकते हो किसी सेट से, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका q टू द पावर q परमुटेशन। ठीक है, p रिप्रेजेंट्स परमुटेशन ओवर हेयर, स्मॉल p है, मैं इसको स्मॉल p बना देता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये परमुटेशन ऐसा हो गया। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक, ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैनी वन फंक्शन। हमने अभी तक पढ़ा था क्या, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन की हमने क्या खास बात देखी, कि उसमें सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट उनकी इमेजेस होती है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या होगा, इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ अ सेट हैव सेम इमेज इन बी। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, वन वन में सिंगल सिंगल डिफरेंट इमेज थी, यहाँ पे कैसा हो सकता है, टू या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, A1 की इमेज कहाँ है, B5 पे है, साथ ही A2 की भी इमेज कहाँ है, B5 पे है। ठीक है, तो A1 किससे रिलेटेड है, B4 से, सॉरी B4 से रिलेटेड है, और A2 भी किससे रिलेटेड है, B5 से रिलेटेड है, B5 से दोनों ही रिलेटेड है। ठीक है, A इज रिलेटेड टू B5 A1 एंड A2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू B5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, A3 किससे रिलेटेड है, B2 से, A4 किससे रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो गया, A3 इज रिलेटेड टू B2 एज वेल एज A4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू B2। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए के कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी अगर सेम इमेज पे फंक्शन ले जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। अगर उनकी सेम इमेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, f is said to be onto function or surjective function if each element of B has its pre-image in B। ठीक है, A सॉरी, अब क्या बात हो रही है, onto फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हम दो फंक्शन पढ़ चुके हैं, वन वन, फिर हमने पढ़ा क्या, मैनी वन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन टू। ऑन टू बोल लो, या इसको क्या बोल सकते हो आप, सरजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सरजेक्टिव फंक्शंस भी बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं, अगर ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है और साथ ही साथ बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सम हाउ दे आर रिलेटेड टू सेट ए। ठीक है, यानी बी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि छूट रहा है, जो कि रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज़ इट्स प्री इमेज। ठीक है, क्या हो गया, अगर ए और बी, ठीक है, दो फंक्शंस दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए का एलिमेंट जो भी बी से रिलेट है तो इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोल दो, आप इसको प्री इमेज बोल लो। और जो भी बी के एलिमेंट्स रहेंगे जो कि फंक्शन से रिलेटेड है उसको हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। सो अगर ए की A1 की इमेज B1 है, A2 की इमेज B3 है, A3 की इमेज B2 है, तो इसको हम कैसा फंक्शन बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि B जो सेट है, कैपिटल बी सेट जो है उसका हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज ए में है। इसी के साथ देखो यहीं पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, A1 A2 A B1 B2। ठीक है,
अब A1 रिलेटेड है किससे, B1 से, और A2 किससे रिलेटेड है, B1 से। ये मैनी वन फंक्शन है ना, ध्यान दोगे तो ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि A1 और A2 की सेम इमेज है B1। अब हमें ये चेक करना है क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं है। क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो हमारा सेट B है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज A में नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब तीन चीज़ें समझ में आ गई। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की सिंगल और डिफरेंट इमेज होगी। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी कैसी होगी, ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट इमेज हो, उसका सेम इमेज भी हो सकता है। दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनके सेम इमेज हैं। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, कहाँ, सेट ए में होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, या उसको आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव। ठीक है, मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं चेक करने के ऑन टू फंक्शन। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स एंड शो दैट रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना। हमने रेंज और कोडोमेन की बात करी थी। अगर सेट, सेम सेट ले लूँ मैं, ए और बी, जिसमें 1 2 3 हैं, जिसमें A1, सॉरी बी लिखते हैं हम, B1 B2 और B3 लिखते हैं। ठीक है, ए B1 से रिलेटेड है और 2 और B2 से रिलेटेड है ना। तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन वो सेट होगा जो कि बी के सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट करेंगे जिसमें, है ना। तो B1 B2 एंड B3 ये सारे एलिमेंट्स हो गए किसके, कोडोमेन्स के। अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज में हमने क्या बोला था, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे विच हैज़ अ प्री इमेज इन ए। तो कौन कौन से आएंगे, B1 और B2, सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अगर रेंज के बराबर नहीं है तो क्या वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, नहीं। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन, नहीं, क्योंकि B3 जो है वो रेंज में नहीं है, कोडोमेन तो है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज ऑन टू। ऑड डिग्री का मतलब क्या हो गया भैया, 1 3 5, है ना। अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी ऑड डिग्री है तो वो कैसा होगा, ऑन टू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इसको। अभी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है जिसका जो डिग्री है, डिग्री 5 है या 7 है या कोई भी ऑड नंबर है, तो उसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, इट इज़ अ ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट, the number of onto function that can be defined from set A containing n element onto a set B containing 2 element is equals to 2 to the power n minus 2। ठीक है, याद रखो क्या चीज़ बोल रहा है, सेट ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, n होने चाहिए, और जो सेट बी है कंटेनिंग 2 एलिमेंट, अगर उसमें दो ही एलिमेंट हैं तो उसमें आप कितने ऑन टू फंक्शंस बना सकते हो, 2 to the power n minus 2। नेक्स्ट क्या है, इफ n of a is greater than n of b then the number of on to function is 0। और यहाँ पे कब होगा, जब ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, अगर वन वन फंक्शन है कोई सा, और अगर n ऑफ a यानी जो पहला सेट है, डोमेन सेट है, उसका कार्डिनलिटी ज़्यादा है कोडोमेन सेट से, तो वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, कंफर्म। देन if a has m element and b has n elements where m is smaller than n, then the number of onto functions from a to b is n to the power n minus nc1 n to the power 1 m। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको देख लो, समझ लो, एक नज़र में डाल लो। इस पे क्वेश्चन शायद ही आपको मिले, इस पे क्वेश्चन मुझे तो आज तक नहीं मिला, बट हाँ याद रहेगा, दिमाग में इस फार्मूला कहीं रहेगा, तो अगर कभी आता है तो यू कैन टिक देयर ऑल्सो, है ना, चूज कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज एफ इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो तीन फंक्शन हो गए थे, वन वन, दूसरा हो गया आपका मैनी वन, और तीसरा हो गया है ऑन टू। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनटू फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो चार टाइप हो जाएंगे आपके, टोटल चार टाइप। F is said to be an into function if there exists at least one element in B having no pre-image। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है, ठीक है, A सेट है, B सेट है, B के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट करती है, A में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट रहता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे रहते हैं सेट बी में जिनकी इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है सेट ए में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लो, अब देखो B4 है, B5 है, इसकी प्री इमेज है क्या, नहीं है, प्री इमेज है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
इनटू फंक्शन, और इसको क्या बोल सकते हो, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलो सिंपल है। एफ इज सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। ठीक है, अगर क्या है, कोई भी एक सेट है ए और बी, इसके बीच में रिलेशन कैसा है, वन वन रिलेशन। कैसा रिलेशन है, वन वन फंक्शन है, रिलेशन है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, देन हम इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन वी कैन से, कभी भी पूछ लिया जाए कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या दो चीज़ें दिखानी है, कि पहला वो कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो कैसे होनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आप शो कर देते हो तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नोट में आप देख सकते हो, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव, देन ए एंड बी हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर किसी में भी एलिमेंट ज़्यादा हुआ तो वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही वन वन फंक्शन हो पाएगा। इफ n of a is equals to n of b equals to m, then the number of bijective map from a to b is factorial। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्या बोल रहा है इसका, ए और बी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं, दोनों में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव या नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू हम कितने बना सकते हैं, m फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे ये m फैक्टोरियल है, पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था ये जो नंबर है, ये जो फॉर्मूला तो बड़ा ही है बट ये नंबर है। साथ ही हमने उससे भी पहले पढ़ लिया था हमारा जो क्यू पी परमोटेशन विद पी, ये फॉर्मूला जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज सेम एज कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, बस होना क्या चाहिए, फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, जिसको आप कह रहे हो एफ, और बी से सी में कोई फंक्शन डिफाइन है जिसको आप कह रहे हो जी, देन हम क्या एक कंपोजिशन बना सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। हाँ, बना सकते हैं, और उस फंक्शन को हम कैसे नाम देंगे, जी ऑफ एफ। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप जी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इफ फंक्शन इज ऑफ एक्स तो आप जी अंडर ब्रैकेट एफ एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कभी भी जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। ऐसा हो सकता है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेम ही है। ठीक है, कई केस हो सकते हैं जहाँ पे आपको मिल जाए कि यार ये इक्वल है, बट जनरली ऐसा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जी ऑफ इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन दिख जाएगा, सिंपल। तो ये तो कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसको देख सकते हो, रिलेशंस जो मैंने बनाए हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वैसे तो बात कर चुके हैं इन पे। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लो, नंबर ऑफ रिलेशन हम बात कर चुके हैं। नंबर ऑफ रिलेशन हमने फंक्शंस में तो सबको ही देख लिया है कि कैसे बना लेते हैं। अगर आपके पास दो सेट हैं, एन ऑफ ए की कार्डिनलिटी है एन और एन ऑफ बी की कार्डिनलिटी है एन। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक फ्रॉम ए टू बी, कितने बना सकते हैं आप, दैट इज टू टू द पावर एम टू द पावर एन। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, या ये इसको लिख लो टू टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन, है ना, हमने इसको देख रखा है। अब क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कितने आप बना सकते हो, तो वो कितने बना सकते हो, टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था आपके 2013 पीजीटी एमवीएस में, साथ ही साथ 2015 पीजीटी यूपीपीजीटी में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दूसरा तीसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, आप नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बना सकते हो, वो क्या बना सकते हो, टू टू द पावर एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये आया है आपका 2013 के डी ट्रिपल एस पी पीडीटी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। इसमें आपको कई बार वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं, डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव या नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, देखिए मैंने
आज यहाँ पे अपने नोट्स रिवील किए हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स तो वो भी मैं अपलोड करते जाऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन के लिए हो गए कि फंक्शन कैसा कैसा होता है, 1 1 और 2, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जिनको हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका के लिए तो हम अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इफ बोथ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की दैट शुड बिलोंग टू आर ओनली, है ना। ये हो गया रियल फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है अगर, देन उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, ऐसे मॉड लगा देते हो, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर लिखा हुआ है -5 और उसके बाहर आपने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर 5 लिखा हुआ है उसके बाहर भी मॉड लगाया तो भी 5 है ना। तो मॉडुलस फंक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, बॉक्स एक्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, बॉक्स एक्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स एक्स भी बोलते हैं। अगर आपके पास बॉक्स के अंदर 2.35 एक लिखा हुआ है ना, एक नंबर लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि इस नंबर से आउट ऑफ हाउ मच ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू यू कैन टेक आउट। तो कितना हो सकता है, 2 ही निकाल सकते हैं ना, 0.35 तो इंटीजर नहीं है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसी में हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, सीलिंग फंक्शन कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो उसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम पूरे बॉक्सेस बना रहे थे, स्मॉलेस्ट के लिए हम हाफ बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, नीचे स्ट्रेट रहना चाहिए। अब 4.75 है तो इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। नेगेटिव नंबर के लिए देखो -7.2 है तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। साथ ही सिग्मा फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, अगर मॉड एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मॉड एक्स अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, और अगर 0 होता है तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा, 0/0 है, नॉट डिफाइंड या डिफाइंड नहीं, उसके अलावा भी आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर एक्स ग्रेटर है 1 से, ठीक है। जैसे फॉर लेट से हमने -2 ले लिया, तो -2 मॉड रखोगे और अपॉन 2 कर दोगे, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई, ठीक है। -2, ये -1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये -1 वैल्यू आ गई, और अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लेते हो 2, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 आएगा इसका वैल्यू, और पॉजिटिव नंबर के लिए 1 आएगा, 0 के लिए तो 0 ही आना है, ठीक है। याद रखो ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ फंक्शंस लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शंस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सेट ए है, इसकी कार्डिनलिटी n है, ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, बी है, उसकी कार्डिनलिटी m है, तो आप कितने फंक्शंस बना सकते हो, n टू द पावर m बना सकते हैं। कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हो, 1 1 फंक्शन के लिए देखो यहाँ पे एन पी एम है, और आप इसी को क्या बोल सकते हो, एन सी एम मल्टीप्लाइड बाई एम फैक्टोरियल, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख सकते हो ए टू द पावर एम कुछ लिखा रहता है, या ए टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख सकते हो, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए तो हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना। तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, log a कितना होता है, 1 होता है। ऐसे मैंने कुछ log की वैल्यूज लिखी हुई हैं और कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं log से रिलेटेड, ठीक है। अब log उतना इम्पोर्टेंट तो है, बट इसको हमें अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, इस पे हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो कुछ हैंड रिटन नोट्स हो गए। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पहले आ चुके हैं। ये आया था हमारे UPTGT 2021 के सेट सी में, ठीक है, सेट सी में था ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। इफ फंक्शन ऑफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देन f ऑफ √3, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको क्या बोल दिया, फंक्शन x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 1/x, ठीक है, एक्स क्यूब। अब आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या गया है, वैल्यू निकालनी है आपको फंक्शन √3 की। तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, x अपॉन 1/x, इसको क्या करना है, इसको इक्वेट कर दो √3 से, क्योंकि आपको फंक्शन √3 की तो वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ √3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको
देखूँ तो इसका क्या होना चाहिए, हमें आगे चल के क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब ही तो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे क्यूब कर लेता हूँ। क्यूब कर लिया तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वन बाई एक्स। और राइट हैंड पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3√3 हो गया। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, अब ये एक्स एक्स तो कट गए, बचा क्या 3। और मुझे ये बताओ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी थी, √3 थी। और ये क्या चीज़ है भाई, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब था। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसको मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ √3। ठीक है, अब ये जो 3√3 है आप उस साइड ले जाओगे तो दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड, है ना। 3√3 माइनस 3√3, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो फंक्शन है एट द पॉइंट √3 उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना, ना कि √3। √3 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो इजी था क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब क्या है, कुछ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आएगा लेके, कई बार लॉग को लेके आएगा। ठीक है, कई बार आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद बताना होगा, कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। तो पहले हम लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, और उस पर बेस्ड जो कट एंड क्वेश्चन आते हैं डोमेन के, वो भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तो सिंपल है, मैं इस पर बता देता हूँ आपको। देखो फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स 1/√x माइनस एक्स। अब ध्यान से दो, देखो तो नीचे 1/समथिंग लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। डोमेन हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती। तो ये तो भैया 0 कभी भी हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता, है ना। तो अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज़ आपको पता चल गई कि 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये अंडर रूट में है तो ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ से देखो मॉड एक्स जब आप ट्रांसफर करोगे माइनस एक्स तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो गया इस साइड। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, ये कौन सी वैल्यू के लिए होता है मुझे बताओ, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होगा कि पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो मॉड एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर ही होता है ना। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, मॉड एक्स हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि अगर मान लो -2 लिखोगे और इसका मॉड निकालोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन -2, है ना, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन -2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, -∞ टू 0, है ना। ये आंसर सही हो गया कि नहीं हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। और ये किस पेपर में आया था, KVS PGT में आया था 2018 के पेपर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -∞ टू ∞। ये चीज़ याद रखो, है ना, क्योंकि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ लोगे, -7 ले लो, चलो -7 ले लिया। अब इसका मॉड करोगे तो क्या वो -7 से बड़ा आएगा क्या, हाँ 7 से तो बड़ा ही आएगा। बट अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 5 है क्या, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ √2x माइनस 5, सॉरी, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2⁻x माइनस 5⁻x इज दिस। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है क्या बात हो गई। अंडर रूट को हम कैसे, जब भी फाइंड आउट करना है इसका डोमेन, तो कैसे तो फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो 2⁻x माइनस 5⁻x भी कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब मैं -5⁻x को जब ट्रांसफ़र कर दूंगा टू द अदर साइड इट विल बी लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है, अगर उसके पावर्स छोटे होंगे तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर पावर्स बड़े होंगे तो क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा। कहने की बात ये है, देखो 0 से बड़े, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 0 से बड़े वैल्यूज लेते हैं, लेट्स से 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 लिख लिया, तो 2⁻2 ग्रेटर देन 5⁻2। इज इट करेक्ट और फॉल्स, नहीं फॉल्स है, क्योंकि ये तो 4 है और ये कितना है 25। तो ये x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए तो ये गलत देता रहेगा। तो हम कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं, हम ले सकते हैं हमारी
नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, जीरो भी नहीं ले सकते बिकॉज 2 to the power 0 और 5 to the power 0 क्या हो गया, 1 greater than 1, ऐसा हो सकता है क्या, 1 से भी बड़ा हो, नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज मतलब x<0। आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ये कब आया था, यूपी पीजीटी 2016 पेपर में, और फिर बाद में 2019 में भी ये रिपीट हुआ है। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज का रिलेशन एंड फंक्शन वो समझ में आया होगा। हमने जो कुछ क्वेश्चन करे हैं वो इजी लगे होंगे आपको करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डोमेन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना होता है मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और डिटेल्स में पढ़ लेंगे, तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, ठीक है। जब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी होती जाए। साथ ही साथ प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।